ओके। तो लैंड रिसोर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था कि टू लैंड रिसोर्स कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड वन स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपके जो हमारा लैंड रिसोर्स का पार्ट है उसके पहले ही पैराग्राफ में ये इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेंगे कि, और इसी से क्वेश्चन भी आता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में एक स्टेटमेंट ऐसे लिख देगा क्या, दैट अ लैंड इज अ रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि लैंड एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अटमोस्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इट इज अ रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड व्हाई इट इज अ रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट फुलफिल्स आवर वेरियस नीड्स और मैक्सिमम नीड्स। मैक्सिमम नीड्स में क्या क्या आ जाएगा, तो इट में बी एग्रीकल्चर, इट में बी लेइंग डाउन रेलवे ट्रैक्स रोडवेज, जो भी हमको बनाना है, फिर बिल्डिंग्स हमको बनानी है। ओके। और फिर इसके साथ साथ जो वेजिटेशन है वो लैंड पे ही सपोर्ट होते हैं। ओके। तो चाहे वो हम हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे फिर वेजिटेशन, दे ऑल रिक्वायर लैंड। ओके। और ये लैंड जो होता है ये सारी चीज़ों की क्या करता है, मैक्सिमम नीड को पूरा करता है। इसलिए कहा जाता है क्या, दैट लैंड इज अ रिसोर्स ऑफ और नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके। और एक बात और, कि ये जो लैंड होता है ऐसा हमको कभी नहीं समझना कि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इसका कोई साइज नहीं है, क्योंकि आपके बुक में ही दिया हुआ है क्या, दैट यू कैन सी इन योर बुक इन लास्ट ऑफ दिस फर्स्ट पैराग्राफ, दैट लैंड इज इम्पोर्टेंट टू, सॉरी, लैंड इज एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। तो फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज। इट मीन्स दैट दिस लैंड इज ऑल्सो हैज व्हाट, a certain limitations, and as it has certain limitations, so we should be very careful in using these resources. ओके। कैसे मीन्स वी हैव टू प्लान फॉर दिस, कि किस तरह से इस लैंड को हमको यूज करना है। फर्टाइल लैंड है तो उसको हम किस तरह से यूज करें कि वो इनफर्टाइल ना हो। ठीक है। जो इनफर्टाइल लैंड है कैसे हम उसमें उसको कैसे केयर करें कि वो फर्टाइल में चेंज हो जाए। ओके। हम रेलवे ट्रैक्स बना रहे हैं तो ऐसे जगह पे हम बनाए जहाँ पे एग्रीकल्चर ना होता हो, बिल्डिंग्स ऐसे जगह बनाए जो फर्टाइल लैंड में ना हो। सो इट इज कॉल्ड प्लानिंग, प्लानिंग टू यूज सम सर्टेन रिसोर्सेज, और प्लानिंग टू यूज लैंड रिसोर्सेज। क्योंकि लैंड का क्या है, अपना फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, अपना लिमिटेशन है, और इसीलिए हमको क्या करना है, लैंड रिसोर्स को प्लान करना है, प्लान करके चलना है कि किस तरह से हम लैंड रिसोर्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इस पहले पैराग्राफ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, स्टेटमेंट आएगा। अभी हम उसको दिखाएंगे भी, कब दिखाएंगे, जब भी हमारा सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा तो। ओके। नाउ कम ऑन द सेकंड पैराग्राफ, पैराग्राफ वाइज चलना है हमको क्योंकि कुछ चीज छोड़ना नहीं है। ओके। one more important line that is given in your book, and that is what India is a land of various relief features. इसको पक्का अंडरलाइन कर लो। इंडिया इज a land of various relief feature और variety of relief features। मतलब सिंपल सा इसका ये हुआ कि इंडिया में, इंडिया एक ऐसा लैंड है जहाँ पे बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं। ओके। सिंपल सा स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट कॉन्टिन्यूसली आपके एग्जामिनेशन में आता है, एक स्टेटमेंट देगा और उसके बाद जस्टिफाइड करेगा। ओके। मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि उनका मेन मकसद ये है जानना कि बच्चा उस पैराग्राफ को जान रहा है कि नहीं जहाँ से हम ये स्टेटमेंट लिखे हैं। अगर वो डायरेक्टली बोल देगा विच आर द वेरियस रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया, तो बच्चा जान जाएगा आराम से। जो नहीं भी ज़्यादा पढ़ा होगा तो आराम से वो माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन्स है, उसको हम इंडिकेट कर देंगे। लेकिन वो स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट केवल ये देगा दैट इंडिया हैज ए लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ओके। और जहाँ पे जस्टिफाई आता है तुम लोग घबरा जाते हो, अब ये क्या, ये कौन सा शैतान आ गया, आप कैसे इसको लिखेंगे। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्वेश्चन ये कर रहा है कि कहा जाता है कि इंडिया क्या है, इंडिया एक ऐसा लैंड है जहाँ पे रिलीफ फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, वेरियस टाइप्स की हैं। इसी को आप बताइए। तो बताना क्या है, बताना यही है कि आपको बता देना है कि कौन कौन से रिलीफ फीचर्स यहाँ पे हैं। Okay, so in second paragraph, we will only focus on that which are the main relief features of India. And in this part, we will see three types of features. First is mountains, second is plateau, and next is plains. Okay, या फिर पहले हम प्लेन पे रखेंगे, फिर हम माउंटेन्स को रखेंगे, फिर प्लेटो को रखेंगे। एंड हाउ दीज रिलीफ फीचर्स आर इम्पॉर्टेंट, मीन्स ये जो रिलीफ फीचर्स हैं वो अब किस किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। माउंटेन है तो उसका इम्पोर्टेंट किस लिए है, प्लेटूज हैं तो वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, या फिर हमारा जो फर्टाइल लैंड है या फिर जो प्लेन्स हैं वो किस लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। वन फिगर इज गिवन, वन पाई चार्ट इज गिवन इन योर बुक, आई होप दैट यू कैन सी दिस पाई चार्ट। ओके। द पाई चार्ट ऑफ लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स, आई होप कि आप उसको देख सकते हैं, आप उसको देख पा रहे हैं। और जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा
तो विदाउट एनी हेजिटेशन आपको डायरेक्टली सिंपल सा ऐसे पेन उठाना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है जैसे ये है, और उसको आपको वहाँ पे लिख देना है कि 43% आपका प्लेन है, 30% माउंटेन है, 27% आपका क्या है, प्लेटू है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, यहाँ पे लिख देनी है। और अब आप बुक से के थ्रू ही देखेंगे, थोड़ा सा हम आपको ये इसको शेयर करते हैं। शेयर का मतलब स्क्रीन पे हम उसको लाते हैं, अभी यहाँ से उसको समझाते हैं। ओके ओके, so this is a figure, same figure which is given in your book. Okay, so this is a pie chart of what land under important relief features. Okay, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं प्लेन। प्लेन के बारे में हम यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लेन किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लेन एक ऐसे एरिया एरिया होते हैं जहाँ पे हम एग्रीकल्चर, पहले तो हम देखते हैं परसेंटेज कितना है। सो इन इंडिया अबाउट 43% ऑफ लैंड इज व्हाट अंडर प्लेन्स। तो 43% का जो नया जो एरिया है वो प्लेन में आता है। एंड दिस प्लेन इज इम्पोर्टेंट फॉर व्हाट, वी ऑल नो दैट इट इज अ एरिया दैट व्हाट फैसिलिटेट द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये किस किस चीज के लिए क्या होता है, फेवरेबल है। सबसे पहले तो ये एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल होगा। ओके, एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा, जो इंडस्ट्रीज जो होंगी वो ऐसा तो हो रही है कि माउंटेन पे आके वो स्टैब्लिश होंगी या फिर कहीं और। जो ये इंडस्ट्रीज होंगी वो भी क्या होंगी, वो भी प्लेन्स में ही स्टैब्लिश होंगी। So this plains or this 40% part of our land, okay, is favorable for agriculture because plains means the fertile land. And second, as it is plains, so it is very easy to construct buildings. और इंडस्ट्रीज का मतलब ही होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, मशीनरीज होती हैं। तो इसीलिए ये जो प्लेन्स होते हैं वो किस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए। ओके, नाउ द माउंटेन्स। तो अबाउट 30%, इसको हमेशा याद रखेंगे, सिंपल सा डाटा है कि कोई दो आप याद रखेंगे, मतलब कि 100% है तो 43 और 27 आपका 70 हो जाएगा, और 30% बढ़ जाएगा, माउंटेन हो जाएगा। ओके, नाउ माउंटेन। सो माउंटेन इज what, so it is about 30%, so 30% of the land in India is what come under mountains. तो माउंटेन के अंदर में कितना परसेंटेज लैंड आता है, 30%। सो हियर वी कैन से दैट दिस mountains, so and how these mountains are beneficial, are important. So these are the what, these are the source of perennial rivers. सबको पता है perennial river क्या होते हैं, होती हैं। तो वो रिवर जो साल भर बहती हैं, जैसे जिनमें साल भर पानी रहता है, उसको हम कहते हैं पेरेनियल रिवर्स। और इन्हीं पेरेनियल रिवर्स की वजह से ही हो पाया है कि हमारा जो प्लेन का जो एरिया वो क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो मेंटेन रहती है इन्हीं पेरेनियल रिवर्स की वजह से। तो दीज आर द सोर्स ऑफ व्हाट, पेरेनियल रिवर्स। तो पहले आप ये जानेंगे कि पहला इसका इंपॉर्टेंस ये है कि पेरेनियल रिवर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा भी आप ऐसे कह सकते हैं कि ये टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, मतलब कि क्या है कि ये जो माउंटेन्स होते हैं, टूरिज्म, हम देखते रहते हैं कि नेपाल का जो मेन इकोनॉमिक, जो उसकी इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है टूरिज्म पे। और वहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि वो माउंटेन पे माउंटेनियस एरिया है, इसीलिए लोग घूमना वहाँ पे ज़्यादा पसंद करते हैं। और किसी भी कंट्री में अगर बाहर के लोग घूमने के लिए आते हैं तो सिंपल सी बात है, उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो इस वे में क्या होता है, जो माउंटेन्स जो होते हैं वो एक सीनिक ब्यूटी क्रिएट करते हैं, एक नेचुरल स्पॉट हमको देते हैं जहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, फॉरेन से लोग आते हैं, या अपने कंट्री के लोग ही वहाँ पे जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, वहाँ के पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट करते हैं। तो इसीलिए ये जो एरिया होते हैं माउंटेन, सबसे पहले तो वो पेरेनियल रिवर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड सेकंड दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टूरिज्म, एंड नेक्स्ट इज वॉट, फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। वी ऑल नो दैट जो हमारी जो इकोलॉजी है, या जो फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, और फॉरेस्ट कैसे हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करते हैं, ये हमको पता है। और कि बहुत सारे जो फॉरेस्ट है वो माउंटेनियस एरिया पे ही पाए जाते हैं। सो वी कैन से दैट दिस माउंटेन्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ecological aspects or ecological balance. Okay, now 27% rest of the 20% area comes under प्लेटू। एंड प्लेटू को हम मैं क्लास 9 से ही आपको बताते आ रहे हैं दैट प्लेटू इज ए रीजन ऑफ व्हाट, ये रीजन ऑफ रिच मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं मैक्सिमम, जब सारे हम नहीं कह सकते कि कुछ अदर हमारे ईस्टर्न पार्ट में पाया जाते हैं, कुछ बॉम्बे हाई में पाया जाएगा। लेकिन अगर हम प्लेटू की बात करें तो प्लेटू किस में रिच होते हैं, ये रिच होते हैं फॉसिल मिनरल्स में स्पेशली, और फॉसिल फ्यूल भी कह सकते हैं। और कहीं कहीं पे इस प्लेटू में क्या होता है, कहीं कहीं पे फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, जैसे एमपी का कुछ एरिया होगा वहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। बट अगर फॉरेस्ट को हम एक्सक्लूड कर दें, सो दीज प्लेटूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। ओके, so this is the pie chart of what, this is the pie chart of
लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स हैं, उनमें कौन कौन सा आता है। तो पहला आपका ये हो गया प्लेन्स हो गया, तो 43%। सेकेंड आपका हो गया माउंटेन, एंड आप थर्ड हो गया आपका क्या, प्लेटू। ओके, आई डोंट थिंक कि आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा कि अगर क्वेश्चन आ गया तो सर इसको लिखना कैसे है। सिंपल सा है, अभी हम उसको बता रहे हैं। लिखना कैसे है ये तो आपको हम लास्ट में लिखवाते ही, आई थिंक सैटरडे और नेक्स्ट फ्राइडे तक, हम फ्राइडे के पहले ही आई थिंक ये वेडनेसडे तक कंप्लीट होना चाहिए चैप्टर, वेडनेसडे थर्सडे तक आई होप। तो हम आपको उस समय लिखवा देंगे, सॉइल के बारे में और लैंड के बारे में दोनों लिखवाना है, तो उसमें तो लिखवा ही देंगे। लेकिन अभी आप उसको जान जाइए कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। हमने इस दोनों पैराग्राफ से आपको बताया क्या, कि दो पैराग्राफ से दो क्वेश्चन आपका आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। और पहला तो ये आएगा क्या, दैट लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब क्या, जस्टिफाई इट। मतलब लैंड क्या है, एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप क्या करिए, जस्टिफाई करिए। सेकंड पैराग्राफ से आपका यही स्टेटमेंट आएगा, इंडिया हैज़ लैंड अंडर वैरायटी या रिलीफ फीचर्स, कि इंडिया में जो लैंड है वो क्या है, वो वैरायटी या रिलीफ फीचर्स है, बहुत सारे रिलीफ फीचर्स यहाँ पे हैं। अब इसको इस स्टेटमेंट जस्टिफाई करिए या इसको थोड़ा बताइए। तो आपको बता देना है इस फिगर के साथ। क्वेश्चन कैसे आता है उसको भी हम देख लेते हैं, जस्ट वेट ए सेकेंड। क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले। ओके, यू कैन सी दिस क्वेश्चन, और आंसर कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 यू कैन सी हियर। देखो कितने साल एग्जामिनेशन में आया, दैट हाउ इज लैंड अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सप्लेन विथ 4 फैक्ट्स। मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो हमारा लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्स है और कैसा है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब समझ सकते हैं, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। इसका मतलब, और फोर कोई किसी भी फोर स्टेटमेंट्स या फोर फैक्ट से आप इसको जस्टिफाई करिए, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो सिंपल सी बात है, आपके अब आप बुक में देखेंगे या फिर ऐसे ऊपर ऊपर ही आप पढ़ लेंगे, तो उसके बारे में कुछ तो लिख लेंगे कि हाँ सर ये बताए थे आप कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर ह्यूमन लाइफ के लिए, या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन भूल जाता है एग्जामिनेशन टाइम में, आप बैठेंगे तो आपको ये चक्कर आएगा, अरे यार और क्या क्या इसमें लिख दें। अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे आ गया 3 मार्क्स में आ गया, या फिर 5 मार्क्स में ही आ गया, 4 पॉइंट लिखने के लिए आ सकता है, तो आप कैसे इसको लिखेंगे। तो आपको ये कॉपी में लिखना है और एग्जामिनेशन टाइम में तक इसको पढ़ लेना है, कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है। आधा तो आप लिख लेंगे लेकिन आधे से काम चलेगा नहीं, आपको पूरा लिखना है। और ये सारी बातें ऐसा नहीं कुछ अलग है, आप सब जानते हैं। पहला पॉइंट अगर आप देखिए, दैट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म, दैट वाई लैंड इज इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, यही सिंपल सा बताना है। तो आपको पहला लिख देंगे, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म ऑन लैंड। आंसर क्योंकि जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि इसको तो हम लिखवाएंगे जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको लिखवाना ही है, लेकिन अभी थोड़ा समझ लीजिए। और इसमें नेचुरल वेजिटेशन को ये सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करेगा, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे पाए जाएंगे, और यहीं पे हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी लैंड पे ही बेस्ड होता है। So you can see that how we can write this answer easily. Okay. Okay. Now the second question is what? India has land under a variety of relief features. Justify. तो इंडिया एक ऐसा जो लैंड है जो क्या है, जिसपे बहुत सारी क्या है, रिलीफ फीचर्स हैं, वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स हैं। ओके, या फिर उसको अलग तरीके से किस तरह से पूछा गया है, व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ इंडियाज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। अब यहाँ पे ये देखिए, दोनों में आंसर सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये लिख दिया है क्या, कि वाई व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस। अभी हम आज अभी आपको बता रहे हैं कि जितने भी ये रिलीफ फीचर्स हैं, चाहे वो माउंटेन हो गया, चाहे प्लेन्स हो गया, चाहे प्लेटू हो गया, वो किस तरह से बेनिफिशियल हैं, उनका क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है। तो आपको ये बता देना है कि हाँ ये हैं हमारे पास, जो अभी हम इतने अच्छे से डिस्क्राइब करके बताए हैं, कि प्लेन भी है, प्लेटू भी है, माउंटेन भी है। ओके, लेकिन अब इनका अलग अलग इंपॉर्टेंस क्या है, उनका एडवांटेज क्या है। तो वहीं पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो इट इज बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। माउंटेन एरिया है, सो इट इंश्योर्स द perennial flow of rivers. Okay, it is important for perennial rivers. Okay, it is also important for tourism and ecological aspect. सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, लेकिन आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखना है। अगर प्लेटो की बात करेंगे, सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर व्हाट, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट ऑल्सो। तो यही सब चीज़ें तो आपको यहाँ पे इतने अच्छे से तरीके से लिखा हुआ है, और अभी आप उसको पढ़े हैं। तो अगर आप इसको एग्जामिनेशन टाइम में पढ़ लेंगे, तो आपके माइंड में तो अभी तो ये रहेगा, आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन जब बोर्ड का एग्जामिनेशन आता है, तब आप ढूंढने लगते हैं कि अब इसमें क्या पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, कहाँ से लिखना है। तो जब हम आपको कॉपी बनवा देंगे,
तो आपको इधर भटकना नहीं पड़ेगा, ना एनसीईआरटी में ना कहीं भी। आपको सिंपल सा कॉपी उठाना है और देखना है कि हाँ इस टॉपिक से ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का बुक सिंपल से उठाना है आपको, लैंड रिसोर्सेज सर कौन सा क्वेश्चन बताए थे, ये इसको की लिखना कैसे, ऐसे लिखना है, बस सिंपल सी बात है। तो इतना मेहनत किया जा रहा है कि टॉपिक को पे इतना ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, तो उसका कुछ बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस तरह से आपको क्लास में, या फिर क्लास तो नहीं कह सकते हैं, जिस तरह से आप कहीं भी पढ़ें या जो भी हो वो पढ़ा के फिर हम चले जाएं और कुछ दिन के बाद आपको भूल जाए और उसका फ़ायदा आपको नहीं दिखाई दे, तो आई डोंट थिंक कि हम उसको, आप कोई भी ये बेनिफिट होगा आपका इस क्लास का। ठीक है ना? आप यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ यहाँ पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये है कि उसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। सो इन दिस पार्ट दो टॉपिक हमने आज कंप्लीट किया है। और थोड़ा सा अभी हम और बता देंगे कुछ और बातें जो हम कल स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। और लैंड रिसोर्स के बारे में दो क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड का, ये भी देखा करिए आप कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे। देखो लगातार 8 में, 12 में, 13 में, इसको भी 13 में पूछा गया, फिर इसको 14 में, 10 में, 11 में, तो ये दोनों पैराग्राफ से क्या इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, और हमको लग रहा है कि बहुत ही इजी टॉपिक है और आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके। तो क्या अभी तक आवाज में आ रही है आप सबके पास, जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। किसी का कोई क्वेश्चन है इस दोनों पैराग्राफ से? देखो सुमित, इसलिए रिसेंट का नहीं दिया होता ना, कि कोई भी क्वेश्चन होता है वो रिसेंट में सब जल्दी वो कॉन्टिन्यूअसली मैक्सिमम, मतलब कुछ पूछा जा सकता है लेकिन कॉन्टिन्यूअसली नहीं पूछा जाता है, या फिर वो रिपीट हो जाता है, तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। और 21 में तो एग्जाम नहीं हुआ है। ओके। और जो भी क्वेश्चन ये होता है वो ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आएगा, कोई 14 में आ जाएगा, कोई 13 में आ जाएगा। ठीक है, कुछ 18 वाला क्वेश्चन भी हम आपको बायोटिक और अबायोटिक डिस्कोर्स जब बता रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2018 में वो आया है। ओके। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो रिसेंटली पूछा गया है 19 में या फिर 18 में, तो आप उसको बताइए, फिर उसको देखा जाए, क्योंकि अभी तक ये जो होता है वो इसी के आसपास का होता है, या फिर जो आता है वो रिपीटेड होता है, तो हम फिर उसको बार बार नहीं बताएंगे। ओके। फिर आप अपने बेस पे भी कर सकते हैं, आप नेट पे जाइए और वहाँ पे ये देखिए कि सर्च करिए कि लैंड रिसोर्स से या फिर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से और 19 में कौन सा बोर्ड क्वेश्चन आया, फिर यहाँ पे आके उसको डिस्कस किया जाए। आप भी तो इतना काम कर सकते हैं ना, कि रिसेंट जो पूछा गया उसके बारे में आप बताइए। ओके। गुड। तो रिकॉर्डिंग सेशन को हम क्लोज करते हैं, आप लोग अभी बने रहिएगा। ओके।